बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो फर्स्ट एड का ये एडिशन है 2025। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्ब्रियोलॉजी। तो पहले हम इसकी डिटेल में जाने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के स्ट्रक्चर हैं ये बनते कैसे हैं। तो हम इसकी थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज में जाते हैं और इसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने नोट्स पे आ गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर है जो आफ्टर थोड़े दिनों के बाद फर्टिलाइजेशन के थोड़े दिनों बाद जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है तो वो इस तरह का नज़र आता है। और जो होता है इसमें दो कैविटीज़ होती हैं। एक कैविटी जो हमें नज़र आ रही है वो है योक सैक और दूसरी कैविटी का क्या नाम है, वो है एमनियोटिक कैविटी। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं, जब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क कहलाते हैं। एम्ब्रियोनिक डिस्क कहलाते हैं। तो यही एम्ब्रियोनिक डिस्क है जहाँ मोस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग स्ट्रक्चर्स आर अकरिंग। तो कुछ दिनों के बाद जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है आफ्टर फ्यू डेज, जो डेवलपमेंट हमें नज़र आती है तो वो स्ट्रक्चर जो ये राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है तो कुछ इस तरह हमें नज़र आता है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये ब्लू लाइन में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटीरियर ऑफ एमनियोटिक कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्ट्रेच करती है, ग्रोइंग एम्ब्रियो के अराउंड। सही है। और इसके बाद ये जो हमें मिडल में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो मिडल में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो वाइट एरिया है इसको हम बोलते हैं, जो होलो ट्यूब टाइप नज़र आ रहा है तो ये क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव ट्यूब। जो पहले क्या कहलाता था कि योक सैक। तो जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो हमें कहाँ से बनती है, वो हमारी बनती है योक सैक से। सही है। तो हमने बेसिक जान लिया। इसके बाद आफ्टर फ्यू डेज, मतलब कि 2 वीक कह लो, 2 वीक गुजरने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है, 2 वीक गुजरने के बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है इसको बोलते हैं हम, ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक हमें नजर आ रही है, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक जो होती है, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है, ये इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो मिडल लेयर होती है, ये जो हमें नजर आ रही है रेड में, ये मिडल लेयर जो नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें पिंक कलर में नजर आ रहा है इसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। इसके बाद जो आउटर लेयर हमें नजर आ रही है, ये जो ब्राउन कलर में नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो आफ्टर फर्दर डेवलपमेंट दे लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर, दे लुक लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो हमें हॉलो ट्यूब नजर आ रही है ये कहाँ से हमें मिलती है, ये हमें मिलती है योक सैक से। सही है। तो जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर होते हैं जीआई ट्यूब के, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये हमें एंडोडर्म से मिलते हैं। सही है। यहाँ तक हमें समझ आ गया। फिर हमने देखना है कि ये जो होता है, ये जो हमें ब्राउन कलर में नजर आ रहा है, ये हमें क्या नजर आ रहा है, जब हमने पहले बोला था कि ये जो ब्राउन कलर में हमें नजर आ रहा है ये है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म ये है जो मोस्टली जीआई के स्ट्रक्चर हैं उनको कवर करती है। तो इसकी हम अगर समरी में जाएं तो ये जो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म जीआई ट्रैक्ट बनाती है, जीआई ट्रैक्ट एपिथेलियम बनाती है और ग्लैंड्स बनाती है। सही हो गया। तो एंडोडर्म जो होता है, मैंने पहले भी बोला कि जो मैनी ऑर्गन्स होते हैं ना ये बर्ड ऑफ कहाँ से होते हैं, एंडोडर्म से होते हैं, लाइक लिवर, पैंक्रियाज। और इसके बाद जो मेसोडर्म होता है ये क्या बनाता है, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। मेसोडर्म क्या बनाता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो स्ट्रोमा बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, पेरिटोनियम बनाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन हमें याद रखना होगी, वो ये है कि ये जो स्प्लीन है ना, मोस्टली स्ट्रक्चर हमने बोला था एंडोडर्म से बनते हैं, लेकिन ये जो स्प्लीन है ये कहाँ से बनती है,
ये मेसोडर्म से बनती है। तो चलिए हम फर्स्ट एड से देख लेते हैं। हमने अपना बेसिक देख लिया, अब हम इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट जो होती है ये कैसे होती है। तो फोर गट, मिड गट, जो हाइंड गट है, ये प्राइमरली जो बनते हैं ये बनते हैं एंडोडर्म से। यहाँ तक हमें समझ आ गया। फिर हम इस फोरगट को डिस्कस करते हैं। जो फोरगट जो होता है ना, ये वो स्ट्रक्चर बनाता है जो सप्लाइड बाय, जो किससे सप्लाई होते हैं, ये सप्लाई होते हैं सीलिएक ट्रंक से। इट गिव्स राइज टू एवरीथिंग दैट इज सप्लाइड बाय सीलिएक ट्रंक। फिर मोस्टली जो होता है लंग, लंग जो होता है वो बर्ड ऑफ कहाँ से होता है, वो होता है फोरगट से। और इसी को हम बाद में बोलते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम। और इधर एक सेप्टम हमें देखने को मिलता है, इधर एक सेप्टम हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं, लिख लेते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकियो, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम। ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम क्या करता है, ये डिवाइड करता है डाइवर्टिकुलम को, और बाद में जो होता है ये मिच्योर हो जाता है इनटू टू सेपरेट लाइक ट्रेकिया एंड एसोफेगस। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। फिर हम इसको देखेंगे कि ये जो फोरगट है इसकी डेवलपमेंट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसको, इसकी वजह से हमें देखने को क्या मिलता है, इसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है एसोफेजियल एट्रेजिया मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, एसोफेजियल एट्रेजिया जब मिलेगा तो इसमें क्या होगा, एसोफेजियल एट्रेजिया जब मिलेगा तो यहाँ हमें नजर आ रहा था, ये हम नोट से देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं, ये देखें। तो ये जो लंग था ना, लंग बड ऑफ हो रहा था, तो ये एक ट्रेकियो एसोफेजियल सेप्टम है। अगर ये पोस्टीरियरली डेविएट कर जाए, अगर एंटीरियरली डेविएट कर जाए तो ठीक है, अगर ये पोस्टीरियरली डेविएट कर जाए तो इसकी वजह से हमें मैनी स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी मिल सकती है, जिसको जो मोस्ट कॉमन है वो हमें देखने को इसमें मिलता है एसोफेजियल एट्रेजिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एसोफेजियल एट्रेजिया। तो एसोफेजियल एट्रेजिया, बेसिकली एट्रेजिया होता क्या है, एट्रेजिया होता है जो ब्लॉकेज होती है या क्लोज और एब्सेंट ओपनिंग होती है। सही है। तो एट्रेजिया हमें पता चल गया कि ये होता है क्लोज्ड और एब्सेंट, क्लोज्ड और एब्सेंट ओपनिंग। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो एसोफेगस होता है ना, जो एसोफेगस होता है वो, इधर हम लिख लेते हैं। एसोफेगल एट्रेजिया में क्या होता है, इसमें होता है कि एसोफेगस, एसोफेगस डज नॉट कनेक्ट टू स्टमक। जो इसमें होता है एसोफेगस डज नॉट कनेक्ट टू स्टमक। और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी जनरली जो होती है ना प्रोग्नोसिस, वो ओके होती है। लेकिन इसमें हमें कुछ कुछ बच्चों में हमें देखने को मिल सकता है रेजिजुअल डिसमोर्टेलिटी मिल सकती है, या फिर हमें इसमें गर्ड देखने को मिल सकता है। सही है। तो इसमें हमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे, मतलब अब आपके मतलब का आ गया है कि जब हमें बच्चा रिप्रेजेंट करेगा तो उसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे। क्लिनिकल फीचर होंगे, उसको पॉलीहाइड्रेमनियाज होगा। पॉलीहाइड्रेमनियाज का क्या मतलब है कि ये जो होता है ना एमनियोटिक फ्लूइड, ये मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। और एमनियोटिक पॉलीहाइड्रेमनियाज हमें क्यों होता है, हम जानते हैं कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम माँ का ही यूरन जो होता है वो पी रहे होते हैं। तो माँ का यूरन पी रहे होते हैं, बड़े होके हम बड़े नवाब बन जाते हैं। चलो ये एक हंसी मजाक की बात है, तो हमें देखना चाहिए। चलो, पॉलीहाइड्रेमियास क्या होता है कि बेबी जो होता है, बेबी अनएबल टू स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड। सही है। और इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है
ड्रूल मिलता है, और क्या मिलता है, चोक मिलता है, और वमिट विद फर्स्ट फीडिंग मिलता है इसमें हमें। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो साइन होता है इसमें, हम क्या नहीं कर पाते इसमें, हम जो होती है ना हमारी एंजियोटी एंजी ट्यूब, वो हम नहीं पास कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है, फेलियर टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू स्टमक। सही है। तो फिस्टुला ऑफ एसोफेगस और ट्रेकिया, तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। तो यहाँ हम लिख भी लेते हैं, इस फिस्टुला की वजह से, एज वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है कि फिस्टुला होता क्या है। फिस्टुला होता है abnormal कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स। सही है। तो इसके बाद जब हमें फिस्टुला मिलता है, फॉर एग्जांपल हमें मिलता है एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान, तो मोस्टली एज वी नो कि जो हमारा जो हमें मोस्टली 85% बच्चों में देखने को मिलता है वो होता है ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। तो फिस्टुला का हमें पता चल गया। सही है। तो जब फिस्टुला बनता है एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान, तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ऑन चेस्ट एक्सरे। और हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें एस्पायरेशन निमोनिया देखने को मिलेगा। एस्पायरेशन निमोनिया देखने को मिलेगा जो लीड करेगा टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो होता है एसोफेजियल अट्रेजिया का, एसोफेजियल अट्रेजिया का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एसोफेजियल अट्रेजिया का सिंपल ट्रीटमेंट जो हमें करना होता है वो होता है सर्जिकल रिजेक्शन। सर्जिकल रिजेक्शन होता है, मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना ये वाले, ये डाई कर जाते हैं। तो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है, इसका प्रोग्नोसिस मैंने पहले भी आपको बोला कि इसका प्रोग्नोसिस जो होता है गुड प्रोग्नोसिस होता है। इसका प्रोग्नोसिस हमें गुड मिलता है। तो फर्दर इसकी टाइप्स में हम चले जाएं, तो इसमें एक ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसका जो होता है ना, ये प्रोक्सिमल पोर्शन जो होता है, ये प्रोक्सिमल पोर्शन जो होता है एसोफेगस का, प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ एसोफेगस जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है। और जो इसका डिस्टल पोर्शन होता है वो इधर हमें देखने को मिलता है, डिस्टल पोर्शन ऑफ एसोफेगस, डिस्टल पोर्शन ऑफ एसोफेगस। तो जब ये कट ऑफ हो जाता है तो इसकी वजह से बेबी क्या होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रिंक नहीं कर पाता है। और इसकी दूसरी जो टाइप है वो है प्योर ट्रेकोएसोफेजियल पुस्टुला, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एच टाइप। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सिंपल इधर देख लें, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक एच शेप बन रहा है। तो एच शेप में क्या होता है, एसोफेगस और ट्रेकिया जो होता है ये बहुत सेपरेट ट्यूब हमें दिखाई देते हैं, बट ये कनेक्ट किससे होते हैं, ये बोथ आर कनेक्टेड बाय फिस्टुला। बोथ अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन ये कनेक्ट किसकी वजह से होते हैं, फिस्टुला की वजह से होते हैं। तो इसी फिस्टुला की वजह से हमें गैस्ट्रिक डिस्टेंशन मिलती है। और जो होता है एयर एयर हमें एयर जो होती है वो पास कर रही होती है इधर से ट्रेकिया से, एयर जो होती है वो ट्रेकिया से पास कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें
एक्सेस एयर नजर आती है जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो उसमें हमें एक्सेस एयर नजर आती है। और इसकी दूसरी जो टाइप है उसका नाम है प्योर एसोफेजियल अट्रेजिया, और जिसको आल्सो आल्सो हम ये भी इसका नाम देते हैं प्योर एसोफेजियल अट्रेजिया और गैसलेस स्टमिक। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को ये मिलता है कि जो एसोफेगस होता है, ये जो एसोफेगस होता है, ये जो एसोफेगस होता है ये ब्लाइंड ट्यूब में एंड कर जाता है। और जो मोर डिस्टल एसोफेगस होता है वो स्टमक से कनेक्ट नहीं होता है। ये इसको मैं समझाता हूँ आपको जरा, कि ये जो एसोफेगस है ये क्या करता है, एंड करता है ब्लाइंड ट्यूब में। और जो इसका ये डिस्टल पोर्शन होता है, ये जो इसका डिस्टल पोर्शन होता है, ये जो होता है ये ट्रेकिया के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता है। तो हमें यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं मिड गट की डेवलपमेंट पे। यहाँ तक हमें समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं मिड गट की डेवलपमेंट पे। जो मिड गट होता है, मिड गट, मिड गट क्या करता है, मिड गट गिव्स राइज टू एवरीथिंग, यहाँ हम लिख लेते हैं, मिड गट gives rise to everything which is supplied by, gives rise to everything which is supplied by, which is supplied by superior mesenteric artery। तो ये कहाँ कहाँ तक होता है इसका एक्सटेंड, ये होता है फ्रॉम एम्पुला वाटर टू ट्रांसवर्स कोलोन। और इसमें हमें दो मेन इवेंट देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं हर्निएशन, और दूसरा क्या होता है इसमें, रोटेशन होता है। एक हर्निएशन होता है, दूसरा क्या होता है, रोटेशन होता है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। तो जो अबाउट 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट होती है, जब 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट होती है बच्चे की, तो उसमें क्या होता है, एब्डोमेन जो एब्डोमेन जो होता है ना वो टेम्पोरली जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अभी लिख लेते हैं हम। एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन टेम्पोरली becomes स्मॉल। और जो इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि एब्डोमेन हमारा स्मॉल हो गया है, तो जो इंटेस्टाइन होती है ये हर्निएट कर जाती है, किसके थ्रू, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है जी। और जो ये हर्निएशन होती है इसको फिजियोलॉजिक हर्निएशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर अगर ये एब्डोमिनल कंटेंट वापस नहीं आता तो इसकी वजह से हमें पैथोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो इसका जो हर्निएशन प्रोसेस है, नॉर्मल नॉर्मल हर्निएशन प्रोसेस कब तक एंड एंड कर जाता है, तो वो एंड कर जाता है अराउंड 12 वीक ऑफ डेवलपमेंट, जो एंड कर जाता है 12 वीक ऑफ डेवलपमेंट। और जो हर्निएशन होती है ये हमें फीटल अल्ट्रासाउंड पे वाजिया नजर आती है। सही है।
और रिडक्शन ऑफ हर्निएशन मैंने पहले बोल दिया कि वो अराउंड 12 वीक के अराउंड हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल इसमें कोई पैथोलॉजी आ जाती है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है और जो हर्निएशन वाला प्रोसेस है ये नॉर्मली हर्निएट नहीं करता, जो परसिस्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को बेबी में मिल सकता है, तो उसकी वजह से हमें ये ओम्फेलोसील मिल सकता है। उसकी वजह से क्या मसला हो सकता है बेबी को, ओम्फेलोसील। तो हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ओम्फेलोसील क्या होता है। ओम्फेलोसील क्यों होता है? ओम्फेलोसील इसलिए होता है ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ नॉर्मल हर्निएशन। ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ नॉर्मल हर्निएशन। तो ये इसका जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोचीसिस को, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसकी ये वाली। ओम्फेलोसील जो होता है ये कवर्ड बाय पेरिटोनियम एंड एमनियोन। ये कवर होता है एमनियोन से। एज वी नो कि लेटरल फोल्ड क्लोजर के डिफेक्ट की वजह से हमें ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोचीसिस हो रहा है। तो इफ लेटरल फोल्ड फेल हो जाता है जिसकी वजह से हमें लिवर ओम्फेलोसील में देखने को मिल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं लिवर कंटेनिंग ओम्फेलोसील। और इसमें जो होता है, इसमें हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है जीआई फंक्शन जो हमारा होता है ना, जीआई फंक्शन नॉर्मल होता है। और इसमें क्या हमें होता है, और इसमें हम अगर इसकी कॉजेज में जाएं कि ओम्फेलोसील क्यों होता है, तो इसकी कॉजेज जो होती हैं ये एसोसिएटेड विद congenital anomalies associated with congenital anomalies like trisomy 13। trisomy 13 इसको हम लिख भी लेते हैं, trisomy 13 विच इज आल्सो नोन एज, ये हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे ये ट्राइसोमीज के बारे में। ट्राइसोमी 13 होता है और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ट्राइसोमी 18 होता है। ट्राइसोमी और क्या होता है, वो होता है बैकविथ बीडमैन सिंड्रोम और अदर स्ट्रक्चरल abnormalities लाइक इन बच्चे को क्या हो सकता है, बच्चे को कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को एब्स्टीन बार एनोमली मिल सकती है। और ये जो होता है ये 50%, ये प्रॉब्लम जो होती हैं वो 50% बच्चों में हमें देखने को मिलती हैं। और क्या हो सकता है, जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसमें हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिल सकते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें क्यों मिलते हैं, उसकी काज हम इधर लिख लेते हैं, वाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डक्ट हमें देखने को क्यों मिलता है, वो हमें इसलिए देखने को मिलता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 which is also known as फोलिक एसिड। तो जब इसकी मदर में डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज जो हमें मोस्टली ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हमें डिजीज मिलती है उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। इसको हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये जान लें कि बस जो होता है ना विटामिन B9 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या मिलता है, स्पाइना बाइफिडा मिलता है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं स्पाइना बाइफिडा
या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं मदर को, मतलब जो पार्टनर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसको उनको हम सजेस्ट करते हैं बिफोर बिफोर प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं फोलिक एसिड फॉर 3 मंथ्स। तो इस तरह हम इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बच सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इस पे गैस्ट्रोचिसिस। व्हाट इज गैस्ट्रोचिसिस? इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक्सक्लूजन ऑफ, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। गैस्ट्रोचिसिस में क्या होता है, इसमें एक्सक्लूजन ऑफ bowel थ्रू एब्डोमिनल वॉल। और इसमें हमने बोला था फेलोसील में कि जीआई फंक्शन नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जीआई फंक्शन इसमें हमें जीआई फंक्शन पुअर मिलता है। और ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है पैरा अम्बलाइकल हर्निएशन की वजह से। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने पहले भी बोला था कि ये मोस्ट डिफरेंशिएटिंग साइन है फेलोसील में और गैस्ट्रोचीसिस में, कि जो गैस्ट्रोचीसिस होता है नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम और एम्नियोन। ये हमें नजर भी आ रहा है कि ये देखें, हमें एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो एब्डोमिनल वॉल से बाहर दिखाई देते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, नॉट एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। और इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो होता है गुड प्रोग्नोसिस। और इसमें अगर जीआई फंक्शन रिस्टोर हो जाए तो गुड प्रोग्नोसिस मिलेगा। लेकिन रेयरली मोस्ट केसेस रेयरली केस में हमें देखने को मिलता है कि जो कुछ केसेस में हमें जो एसोसिएटेड कंजेनिटल एनोमलीज मिलती हैं, लाइक हमें एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मिल सकता है, और उसके बाद हमें अदर कंजेनिटल डिजीजेज मिल सकती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक हमें समझ आ गया, इसमें कुछ भी इतना नहीं था मुश्किल। उसके बाद हम चलते हैं हाइंड गट पे। तो हाइंड गट क्या करता है, हाइंड गट, पहले तो हम लिख लेते हैं कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर इससे अराइज करते हैं, या कैसे, कौन से स्ट्रक्चर को ये गिव राइज टू, ये उन स्ट्रक्चर को बनाता है, गिव्स राइज टू एवरीथिंग which is supplied by inferior mesenteric artery। सही है, हमें यहाँ तक समझ आ गया। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर होता है डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन टू रेक्टम। तो हम लिख भी लेते हैं, ये होता है फ्रॉम डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन टू रेक्टम। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और एक चीज हमारे हमसे रह गई कि ये जो इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है गैस्ट्रोचिसिस और ओम्फेलोसील का, तो इसका ट्रीटमेंट मोस्टली हमें सेम है, दोनों का ट्रीटमेंट फॉर दोज ट्रीटमेंट फॉर सॉरी ट्रीटमेंट फॉर बोथ क्या हमें देखने को मिलता है, या क्या हम ट्रीट कर सकते हैं, तो बेबी के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर्जिकल
रिजेक्शन एंड क्लोजर। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ तक हम, अगर आपको समझ नहीं आई तो हम, आप मुझे बता सकते हैं कि हमें समझ नहीं आई। यहाँ तक हमने नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ ली। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।